डाउट है हमारे स्टूडेंट का, उनका कहना ये है सर कि अगर हम कहीं भी जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जाते हैं तो हमसे आइल्ट्स का एग्ज़ाम लिया जाता है, दैट इज़ लैंग्वेज टेस्ट कंडक्ट होता है फर्स्ट। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देते हैं और वहाँ पर जाते हैं। इंडिया में भी हम इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं जॉब्स के लिए, ज़्यादातर नौकरियों में, फिर कहीं किसी से इंटरेक्शन करनी है, इंटरव्यूज़ होने हैं, इंग्लिश ही लैंग्वेज में होते हैं। जब हम विदेशों में जाते हैं, उनकी लैंग्वेज का टेस्ट देते हैं, हम पर ऐसी एक कंपल्शन है, तो हमारी लैंग्वेजेस की ऐसी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं बन पाई कि लोगों पर भी कंपल्शन हो कि वो भी इन लैंग्वेजेस को सीखें? ऐसा माहौल क्यों नहीं बन पाया? क्या हम खुद ही अपनी लैंग्वेजेस की वर्थ को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं कि हम खुद भी एम्फेसाइज़ करते हैं कि इंग्लिश बोलो, हम एक कल्चर भी इंग्लिश ही पैदा कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, इंग्लिश एजुकेशन, फिर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी भी इंग्लिश से ही आता है। तो फिर ऐसे में अगर दे हैव दैट मच सेंस ऑफ प्राइड अबाउट देयर लैंग्वेज, हमारा वो कहाँ है? और नहीं है तो क्यों नहीं है कि नहीं? चलो समझें। सबसे पहला तो ये नीड कि जब हम किसी कंट्री में जाते हैं, यहाँ पर मैंने जिन कंट्रीज़ की बात की उनकी बात करें तो हमें आइल्ट्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है? क्यों देना पड़ता है? ये किसी भी मैनर में ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यहाँ पर कनाडा, हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे कनाडा को लेते हैं कि कनाडा ओवरसीज़ स्टूडेंट्स पे अपनी एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी समझ रहा है, इसलिए उसने इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट रखा है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। ये क्यों है? ये एक प्रैक्टिकल पर्पस से रखा जाने वाला टेस्ट होता है। उसका रीज़न क्या है? देखिए, जब भी हम किसी एक नेशन से दूसरे नेशन की ओर जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप इंडिया से कनाडा की तरफ गए, तो आप ये समझिए कि आप अपने आप में एक नेशनैलिटी हो। नेशनैलिटी होने के नाते आप एक सोसाइटी का हिस्सा हो, मतलब आप एक कल्चरल ग्रुप हो। तो जब आप एक नेशन से दूसरे नेशन की तरफ जाते हैं, अल्टीमेटली एक कल्चर से आप दूसरे कल्चर की ओर जा रहे हैं, एंड उस कल्चर का जो इकोनॉमिक डोमेन है, उस कल्चर का जो एजुकेशनल डोमेन है, यानी कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप इन दोनों एरियाज़ में जाकर के परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि या तो आप उस कंट्री में वर्क परमिट पे एंटर हुए हैं और या आप उस कंट्री में एज अ स्टूडेंट एंटर हुए हैं। हाँ, अगर आप एज अ टूरिस्ट एंटर हुए हैं या आप विजिटर के रूप में आए हैं अपनी फैमिली को मिलने, तब आपके ऊपर लैंग्वेज टेस्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है। देन देयर इज़ नो बाउंडेशन। आप टूरिस्ट के रूप में जाइए, देयर इज़ नो बाउंडेशन। आप सिंपल विजिटर के रूप में जाइए, विजिटर वीज़ा लीजिए, देयर इज़ नो लैंग्वेज टेस्ट बाउंडेशन। क्योंकि देन आप किसी भी मैनर में इन इंस्टीट्यूशंस में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। और अगर करना चाहेंगे वहाँ जा कर के, चाहे आप विजिटर वीज़ा पे गए हैं, चाहे टूरिस्ट, और आप इन इंस्टीट्यूशन में एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना चाहेंगे, फिर तब भी आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। फिर वहाँ जाके आपका वीज़ा स्टेटस चेंज होगा, और वीज़ा स्टेटस चेंज होने का मतलब ही है कि आप इन डोमेन में, इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना चाह रहे हैं, तो फिर आपको वो लैंग्वेज टेस्ट वहाँ पर देना पड़ेगा। सो इट इज़ अ प्रैक्टिकल डिसीजन एंड इट इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग कि आप जब किसी एक कम्युनिटी में गए हैं, अपनी एक कम्युनिटी से, यानी कि ओवरऑल एक नेशनल कल्चरल ग्रुप से निकल के एक दूसरे नेशनल कल्चरल ग्रुप में गए हैं, तो उस कल्चरल ग्रुप की जो इंस्टीट्यूशन है उसी के कल्चर पर खड़ी हुई होंगी, और वो कल्चर का एक बड़ा बेस होता है लैंग्वेज। तो वो इंस्टीट्यूशन भी उस लैंग्वेज पर बेस्ड होंगी। ऐसे में उन इंस्टीट्यूशन में परस्यू करने के लिए ये एक प्री रिक्विजिट कंडीशन ही बनती है कि आपको उनकी लैंग्वेज आती हो। अदरवाइज़ आप एजुकेशन में परस्यू नहीं कर सकते, रिसर्च में परस्यू नहीं कर सकते, आप वहाँ की जॉब्स में परस्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और जॉब का मेन पर्पज़ यही रहता है। मान लीजिए आप बैकएंड पे भी हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को स्टडी नहीं कर पाएंगे, आप रिटन और अनरिटन कमांड्स को समझ नहीं पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। और जब तक आप लॉजिकल एक्सचेंजेस एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी कम्युनिटी का हिस्सा हम जब बनते हैं, उसका मेन जो पर्पज़ होता है
वो कुछ मीनिंगफुल एक्सचेंजेस होता है, और इन मीनिंगफुल एक्सचेंजेस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश हों, वो कम्युनिकेशन के वाया होते हैं। कम्युनिकेशन किसी मैनर में हो, मेनली कम्युनिकेशन वर्बल हो सकती है या रिटन हो सकती है, और ये दोनों ही चीज़ें बड़े पैमाने पर लैंग्वेज ही पर खड़ी हैं। आप बिना लैंग्वेज के ये नहीं कर पाएंगे, इसी की वजह से आप इंस्टीट्यूशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा के लिए लैंग्वेज की नीड नहीं है। आप अपनी फैमिली में जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पे कोई ना कोई फैमिली है आपको एस्कॉर्ट करने के लिए, वो आपको ले जाएगी बाहर, तो वो दे विल कम्युनिकेट, है ना, वो वहाँ पे परमानेंट है किसी मैनर में। या आप अपने बच्चे से मिलने जा रहे हैं, वो स्टूडेंट है वहाँ का, तो आप जा रहे हैं एज अ फैमिली मेम्बर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बताइए, आपको जब टूरिस्ट वीज़ा मिलता है कि आपको कोई लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता है। सो इट इज़ अ प्रैक्टिकल डिसीजन फर्स्ट, हमें इसके इस डायमेंशन को समझना था। दुनिया भर में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, आप किसी भी मुल्क में चले जाइए, आपको ये देखना पड़ेगा। अमेरिका जाते हैं, टॉयफल का एग्ज़ाम होता है, और आजकल दुनिया के कई मुल्कों में जहाँ आइल्ट्स चलता है, वहाँ पीटीई का एक एग्ज़ाम आ चुका है, वो एक और अदर मार्किंग स्कीम है। मेन हम इसलिए देते हैं। अब आती है बात लैंग्वेज सुपीरियरिटी की, कि कौन सी लैंग्वेज सुपीरियर है, और हमारी लैंग्वेज क्यों नहीं हम इस तरह से प्रमोट करते हैं जैसे वो लोग करते हैं। उसके लिए कई कारण हैं, ध्यान से समझो। देखो, लैंग्वेज के कई पर्पस होते हैं। लैंग्वेज का एक पर्पस जहाँ पर होता है कि वो किसी कल्चर का बेस है, इट इज़ द बेस ऑफ द कल्चर। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो सपोज़ करिए पंजाबी लैंग्वेज है, वो बड़े लेवल पर एक पंजाबी कल्चर का बेस है, दिस द वन थिंग। संस्कृति का आधार है, मतलब जो ट्रेडिशंस हैं वो तभी आगे बढ़ पाएंगे पीढ़ी से पीढ़ी जब वो जो कल्चर है उसके सभी एलिमेंट, चाहे कोई फोक राइटिंग्स हैं या सॉन्ग्स हैं, चाहे प्लेज हैं, ड्रामा हैं, थिएटर है, चाहे कोई रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, बी इट एनीथिंग, जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेंगी, ट्रेडिशन तभी कॉन्टिन्यूटी में एग्जिस्टेंस में रहता है और लोगों को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता रहता है ही हु दे आर। एक पर्पज़ लैंग्वेज का यहाँ पर कल्चर के बेस के रूप में फुलफिल होता है, लेकिन लैंग्वेज के फिर और बहुत सारे पर्पज़ होते हैं। एक बड़ा पर्पज़ लैंग्वेज का होता है कि लैंग्वेज कनेक्टिविटी का टूल है। लैंग्वेज इज़ द टूल ऑफ कनेक्टिविटी, यानी कि वो पर्सन से पर्सन को जोड़ती है। अब ऐसे में पर्सन से पर्सन को जोड़ने के लिए भी वी नीड अ लैंग्वेज। अब यहाँ पे इंडियन सोसाइटी की बात आती है। जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो इंडिया एक बहुत बड़ा लैंड मास है। इस मुताबिक हमारे यहाँ पर डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स रहते हैं, देयर आर डिफरेंट पीपल, तो एक प्लूरैलिटी है इंडियन सोसाइटी में। इस प्लूरैलिटी की वजह से देयर आर मैनी कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ के बेस पे ही स्टेट्स भी बने हुए हैं, अगर ये कम्युनिटीज़ लैंग्वेज बेस्ड हों तो इस हिसाब से देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन द इंडिया। आप पंजाबी बोल रहे हैं और वो मराठी बोल रहे हैं। अब ऐसे में सोचिए कि एक कॉमन स्पेस है। आप यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि आप गुड़गांव में हैं, आप इसे गुरुग्राम भी कह सकते हैं, अब इट इज़ अ गुरुग्राम। तो आप गुड़गांव में हैं और आप दोनों एक कंपनी में काम करते हैं। आप पंजाबी बोलते हैं, वो मराठी बोलते हैं, आप दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, आप दोनों एज अ टीम काम नहीं कर पाएंगे। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब तक ऑर्गेनाइज ही ना हो, उसके ऑपरेशंस एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। ऑर्गेनाइज होने का मतलब ही ये है कि इन दोनों का एक टीम के रूप में आना जरूरी है। टीम, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का मतलब है कि वहाँ पर इंफॉर्मेशन के फ्लो होने का एक पैटर्न होगा। देयर मस्ट बी सम पैटर्न, एक हायरार्की दिखेगी, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, या फिर एक पैटर्न है किससे किसकी तरफ कमांड जाएगी। पैटर्न हॉरिजॉन्टल हो सकता है, पैटर्न वर्टिकल हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो द थिंग इज़ यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड इफ़ यू नीड टू वर्क फॉर द कॉमन एंड। अगर आप एक कॉमन एंड अचीव करना चाहते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव है आपका, एम आपका कॉमन है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना पड़ेगा। उसमें इन्फॉर्मेशन का एक फ़्लो होता है और उसका अपना एक पैटर्न होता है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि लोग से जुड़ करके वहाँ पर काम करें। अगर आपकी लैंग्वेजेस ही कॉमन नहीं है तो हाउ विल यू कम्युनिकेट? मीनिंगफुल एक्सचेंजेस वहाँ भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। आप उस इंस्टीट्यूशन के पर्पस को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको दूर करने के लिए फिर एक ऑप्शन क्रिएट किया जाता है। वो क्या?
एक ऐसी लैंग्वेज तैयार की जाती है, या वो पहले से हो, आप उसे अपना लेते हैं, जो आप दोनों के लिए कॉमन हो। उसे आप लिंग्वा फ्रैंका कह सकते हैं। इट इज़ अ लिंग्वा फ्रैंका। ये लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ये आप दोनों के लिए कॉमन है, तो आप दोनों को जोड़ सकती है। हम हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन में मेजॉरली अगर जैसे थोड़ी देर के लिए समझें तो द लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इट इज़ द इंग्लिश। ओके, इवन द लैंग्वेज ऑफ द हाई कोर्ट्स भी इंग्लिश है, बट समय समय दर बदलाव करके ये कहा गया है कि एक प्रोविज़न है जिस प्रोविज़न के तहत या हिंदी या रीजनल लैंग्वेज हाई कोर्ट में ऑप्ट की जा सकती है, बट आज भी सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रिक्टली इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज। ओके, तो अब वहाँ पे तो आप सबको इंग्लिश आनी चाहिए। उसका देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, इंग्लिश यहाँ पर एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी इन्फ्यूज़ करने के लिए नहीं है। ध्यान से समझिए, कभी भी कोई फंसा सकता है, कट्टर बना सकता है। इंग्लिश का पर्पज़ यहाँ पर लैंग्वेज को सुपीरियर बनाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज सुपीरियर इसलिए नहीं, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल नीड्स हैं जिसकी वजह से हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो कौन सी नीड्स हैं? सबसे पहले एक बात जानना है कि ये जो हमारी प्लुरैलिटी है, मतलब हमारे देश में इतनी सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिनके लिए आप वर्ड यूज़ करिए वर्नैकुलर लैंग्वेज। तो इतनी सारी हमारी क्षेत्रीय भाषाएं वर्नैकुलर लैंग्वेजेस, ऐसा समाज जिसकी इतनी अलग अलग भाषाएं हों, अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि हम उसे कोई कॉमन लैंग्वेज देने में सफल ना हो पाएँ, तो हमारा तो कोई देश का इंस्टीट्यूशन वर्क ही नहीं कर पाएगा। रीजनल इंस्टीट्यूशंस विल वर्क कि महाराष्ट्र में कोई मराठी इंस्टीट्यूशन है, पंजाब में कोई पंजाबी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, बट हमारा जो देश के स्तर का कोई इंस्टीट्यूशन, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन, ये तो काम ही नहीं कर पाएंगे फिर। तो इंडिया एज ए नेशन कैसे फंक्शन करेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। जुड़ेंगे कैसे, हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कैसे होगी, आपस में कैसे जुड़ेंगे? फिर अगर हम सुप्रीम कोर्ट में इस पंजाबी को प्रेफरेंस दे दें, मराठी को, तो हम एक तरह से अपनी प्लुरैलिटी पे अटैक कर रहे हैं। हम एक तरह से एक कम्युनिटी को दूसरी से सुपीरियर बना रहे हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम का बात है। हमें डाइवर्सिटी भी मेंटेन रखनी है, प्लुरैलिटी। हमें इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस भी नहीं होने देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन इसके अगेंस्ट है। हमें कम्युनिटी के बीच में डोमिनेंस क्रिएट नहीं होने देना है। स्टेट सेकुलर है, उसे अपना सेकुलर कैरेक्टर मेंटेन रखना है कि उस पर किसी एक धर्म, पंथ, समुदाय का प्रभाव ना हो, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश फिर कितना ज़बरदस्त पर्पस सर्व कर रही है कि वो सभी राज्यों में एक बराबरी स्थापित कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं वो पैन इंडिया से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस आर फ्रॉम द पैन इंडिया। अब उनकी शुरू से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर करियर, वो बीइंग एडवोकेट या बीइंग जजेस ऑफ द डिफरेंट कोर्ट्स, उनकी शुरू से ही पूरे देश भर में अगर एक कॉमन लैंग्वेज में लीगल नॉलेज डेवलप होगी, तभी ना वो सुप्रीम कोर्ट में आके कल को एज अ लॉयर या एज अ जज अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। इट इज़ अ पैन इंडिया सर्विस ना, क्योंकि आप आ रहे हैं उड़ीसा से, आप आ रहे हैं बंगाल से, आप आ रहे हैं पंजाब से, आप आ तो देश के लिए रहे हैं ना, और आप सबकी एक नॉलेज का बेस कॉमन होना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने जा रहे हैं आप, तो सबको बराबर ही हिस्सा मिलना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज रखा गया इंग्लिश। ये हमारे देश के प्लूरलिज्म को बचाने के लिए, किसी भी कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी पे डोमिनेंस ना हो, इसे इंश्योर करने के लिए, और एक कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए लीगल लैंग्वेज की और लीगल अंडरस्टैंडिंग की, कि सभी एक कॉमन लैंग्वेज में तैयार हो रहे हैं, तो सबके लिए उन टर्म्स का, उन फ्रेजेस का मीनिंग स्टैंडर्ड चल रहा है। जैसे डॉक्टरी की फील्ड में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, SOP, ऐसे ही एक तरह का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्रिएट होता है जब हम एक इंग्लिश लैंग्वेज अपना रहे हैं। क्योंकि कोर्ट जो है, जैसे डॉक्टरी जो है, मेडिकल साइंस जो है, वो उसमें क्या है, उसकी जो बेस है वो प्रोसीजर है। द प्रोसीजर इज़ द बेस। आपने मेडिसिन देने में क्या प्रोसीजर फॉलो किया, और आपने सर्जरी में क्या प्रोसीजर। तो द मेडिकल साइंस एंड द सपोज द डॉक्टर्स, दे वेरी प्रोसीजरल, तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना है सबके लिए। तो अब आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आप एक हड्डियों के डॉक्टर के पास गए, आपने पैसा खर्चा, आपको उन्होंने कहा था 3 महीने में फ़र्क पड़ेगा आपको, उन्होंने आपको दवाइयाँ दी, आपको 3 महीने में उतना फ़र्क नहीं पड़ा। आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, हड्डियों के डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर थोड़ा भी एथिकल है तो वो क्या करेगा,
आप उसे बोलेंगे डॉक्टर साहब इनकी दवाइयाँ खाई, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको बोलेंगे दिखाइए क्या किया उन्होंने 3 महीने में। अगर वो देखेंगे कि डॉक्टर ने जो हमें एमबीबीएस के दौरान सारा पढ़ाया गया और स्पेशलाइजेशन के दौरान पढ़ाया गया और जो हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताए हैं, डॉक्टर ने सारा वो फॉलो किया है, तो आपको ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने कोर्स तो सही फॉलो किया है, दवाइयाँ भी सारी सही दी हैं, कई बार फ़र्क नहीं भी आता है, कोई नहीं, अब आप थोड़ा ये ट्राई करके देखो। आप कोर्ट में केस नहीं लगा सकते कि भाई मैंने 3 महीने दवाई खाई, देखिए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। कोर्ट क्या टैली करेगा? कोर्ट ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास जाएगा, लोगों को बुलाएगा कि देखना इस डॉक्टर ने शुरुआत में पहले ये स्कैन कराया, फिर ये कराया, फिर ये मेडिसिन शुरू की, ये सही चल रहा है, इसका फ्लो सही है, इसने सही दवाइयाँ दी हैं सही टाइम पे, तो डॉक्टर्स विल से कि हाँ एसओपी फॉलो हुआ, लग रहा है सही है। तो रिजल्ट्स नहीं आए तो ये तो कैंडिडेट टू कैंडिडेट ही डिपेंड करता है, वो बच जाएगा। तो जैसे डॉक्टरी की फील्ड में प्रोसीजर बेस होता है, अब थोड़ा सोचो वकालत में जिरहा बेस है ना, जिरहा डिस्कशन ट्रायल जो चलेगा, केस जो वहाँ पे बात हो रही है वही बेस है, वही नहीं हो पाएगा तो क्या चलेगा फिर? सवाल सारे गवाह पेश कराने हैं, सबूत पेश कराने, सब कुछ, तो जिरहा होनी जरूरी है। भाषा के बिना जिरहा कैसे होगी भाई? तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जैसे चीज़ के लिए एक लैंग्वेज इंग्लिश यहाँ पे रखी गई है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज़, हमारा लीगल सिस्टम जो है वो इनहेरिटेंस में हमें मिल कहाँ से रहा है? तो लीगल सिस्टम आज की डेट में टेक्निकली अगर देखा जाए, मैं वैल्यू सिस्टम की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं एथिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वैल्यूज़ हमारे इंडियन कल्चर से आ रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, एथिक्स हमारे इंडियन सोसाइटी के आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपरेटस की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकलिटी की, तो वो कहाँ से इनहेरिट हुआ है? कॉलोनियल पीरियड से, सीधे वर्ड यूज़ करता हूँ तो ब्रिटिश पीरियड से। तो लीगल सिस्टम आपको हाई कोर्ट्स 1862, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट तो तभी स्थापित हुए, बाद में जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट बना, और फिर धीरे 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 बहुत लास्ट में जाकर के 1935 के बाद अपना सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो मेन कहानी ये कहने की है, आपको लीगल सिस्टम कहाँ से इनहेरिट हुआ, कहाँ से मिला? तो जैसे वहाँ से कोड मिले जिस लैंग्वेज में, जो टर्मिनोलॉजीज़ में हमारे बैरिस्टर तैयार हुए, जजेस तैयार हुए, तो एक कल्चर अपने आप में भी तो मैच्योर हुआ है, जुडिशरी का कल्चर। तो जुडिशरी का कल्चर मैच्योर ही इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है, समझो इस बात को, डू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। कोर्ट में भगत सिंह की जब दलीलें चल रही थी फिल्म में, तो भगत सिंह भी इंग्लिश में बोल रहा है, देखो एक बार तो वो समझा रहा है उसको। तो एक कल्चर ना, एक तो हमारा इंडियन कल्चर है, उस इंडियन कल्चर में भी तो कितने कल्चर हैं, बर्तन बनाने वाले का कल्चर, पॉटरी मेकिंग का एक कल्चर है, फिर यहाँ जुडिशरी का एक कल्चर है, ब्यूरोक्रेसी का एक कल्चर है। जुडिशियल कल्चर इंग्लिश लैंग्वेज में पनपा है, मॉडर्न जुडिशियल कल्चर। उसके लिए वो वर्ड्स, वो टर्म्स के बेअंत मीनिंग्स डिकोड हो चुके हैं, जो कि आज सर्व कर रहे हैं पर्पस जुडिशियल जजमेंट्स का। तो हमारे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, उनकी जजमेंट्स रिकॉर्ड हो रखी हैं अंग्रेजी में, फिर सारी दलीलें हो रखी हैं, जजमेंट्स की कॉपियाँ रिकॉर्ड में हैं, केस लॉज हो रखे हैं अंग्रेजी में तमाम। तो फिर अल्टीमेटली बहुत ओवरहॉल करना पड़ेगा सिस्टम का, एक ओवरऑल नया ढांचा बनाना पड़ेगा अगर हम ऐसे भाषाएं बदलने पर जाते हैं। तो हो सकता है किसी समय में, पर देख करके कि देश के पास उतने रिसोर्सेज हैं कि नहीं हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज ऑलवेज एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी हो ऐसा ज़रूरी नहीं। हमने एक केस में देखा कि विदेश जाने के लिए तो इट इज़ अ नीड, इट इज़ अ प्रैक्टिकल नीड, क्योंकि हम वहाँ किसी पर्पस से जा रहे हैं, या तो जॉब करने जा रहे हैं या वहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना लैंग्वेज के दोनों पॉसिबल नहीं। हम घूमने जा रहे हैं या परिवार से मिलने जा रहे हैं, तब तो लैंग्वेज का टेस्ट हो ही नहीं रहा। और दूसरा, हमारे देश में भी अगर हम लैंग्वेज को देखें तो वो प्लूरलिटी को हनन कर रहा है, वो प्लूरलिटी को अंडरमाइन कर रहा है, वो कम्युनिटी नहीं, वो तो इवन बनाने की भी कोशिश कर रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की एक लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है ना। हाँ, अब आती है बात कि जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाती है कि सभी रिप्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि संसद है, वहाँ पर सभी लैंग्वेजेस का प्रबंध है। You can speak in any language, translation will be there, screens are there, translators are there, copies will be there in the standard language. Okay, you can speak in any language, no problem. पंजाबी में बोलिए आप, गुजराती में बोलिए आप, मराठी में बोलिए, वो that is the space of representation. तो वहाँ पर आपके मेंबर पार्लियामेंट, आपके रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी कम्युनिटी टीवी पे उन्हें सुन रही है, तो आप बोलिए उनकी भाषा में बोलिए। तो कितने सांसद हमारे अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, साउथ वाले हैं और पंजाब के भी बोलते हैं, तो बोलिए, आपके लोग सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। कभी स्पीकर ने बोला हो कि आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम,
ट्रांसलेटेड मटेरियल मिल जाएगा, सब हो जाएगा, वहाँ पे चल रहा है काम बराबर। ओके, जैसे सपोज़ कीजिए कि भाई गुरबाणी चल रही है और फटाफट स्क्रीन पे उसका ट्रांसलेशन भी साथ में चल रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि फिल्मों में वो बोल रहा है हीरो, तो सब टाइटल साथ में चल रहे हैं। दीज आर द अरेंजमेंट्स ओवर देयर, but it is a matter of representation, how you are representing your community. Ultimately you are representing a particular community of a particular region, and ultimately you are belonging to the state, particular state. You are belonging to the particular cultural group. A state is a cultural group, suppose, so language is the base, so you are utilizing that language, आप वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बट बाउंडेशन नहीं है। अब महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से, केरल से, कोई नहीं, हिंदी बोलना बोलो। तो साउथ के बहुत से लीडर इंग्लिश बोलते हैं, तो बोलिए, कोई बात नहीं, इंग्लिश बोलिए। तो ऐसे में भी अब एक और ऑप्शन फिर आपके सामने रखता हूँ मैं। अब मान लीजिए कि नॉर्थ और साउथ है, नॉर्थ के लीडर हैं, साउथ के लीडर हैं। मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्थ लीडर आप समझ लीजिए कि बोल रहे हैं हिंदी लैंग्वेज, और मेजॉरिटी ऑफ द साउथ लीडर आप मान लीजिए कि नॉन हिंदी स्पीकर है ना, कन्नड़ बोल रहे हैं, मलयालम बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, तो मान लीजिए वो तमिल बोल रहे हैं, तो वो नॉन हिंदी। अब एक सिंगल बॉडी में बैठ के काम कर रहे हैं, दैट इज़ पार्लियामेंट। दे आर सर्विंग इन अ सिंगल बॉडी। फर्स्ट पार्लियामेंट। दूसरा, पार्लियामेंट जब नहीं चल रही है, पार्लियामेंट के पीछे पार्लियामेंट्री कमेटियाँ, पार्लियामेंट्री कमेटियों में भी यही होते हैं ना सारे, और कौन होगा, पार्लियामेंट्री कमेटियों में ये बैठ के बात करें। चलो छोड़ो इसको, छोड़ो, सरकार में दैट इज़ कैबिनेट। कैबिनेट में सारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मिनिस्टर सारे एक ही जगह थोड़ा ना होंगे। एक मिनिस्ट्री में कोई पंजाब से भी मिनिस्टर होगा, कोई केरल से भी होगा, कोई मेघालय से होगा, कोई नागालैंड से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं, कितनी बड़ी होती है इसकी मीटिंग, कितने बड़ा सदस्य होते हैं इसके। तो यहाँ पर आप बैठे हैं, तो बीइंग इनटू द बॉडी like the parliament, parliamentary committees, cabinet, council of minister, you are from the different regions of the country, you are represented ultimately people. So common language के बिना ये कैसे, how they will survive, they will not survive. तो common languages develop की जाती हैं। ऐसे में हुआ ये है कि अगर ध्यान से देखें तो जो मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इंडिया का, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो प्रक्रिया रही है, ये सब चीज़ों को डोमिनेट इंग्लिश ने किया है, क्योंकि ये सब कॉलोनियल पीरियड के दौरान हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादातर वकीलों ने बनाया, ज़्यादातर वो देवर बैरिस्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज बड़ी टेक्निकल है लीगल सेंस में, तो इस हिसाब से इंग्लिश के फ्रेजेस, वर्ड्स प्रॉपर यूज़ होते हैं उसमें। तो अधिकतर आप देखेंगे कि ये सब कार्रवाइयों में भी अंग्रेजी का प्रयोग हो जाता है। इंग्लिश एक कॉमन लिंग्वा फ्रैंका का पर्पस। तो लिंग्वा फ्रैंका इज़ रिक्वायर्ड, अ लैंग्वेज जो दो डिस्टिंक्ट लैंग्विस्टिक ग्रुप के लोगों को कॉमन लैंग्वेज के रूप में मिलती है आपस में जुड़ने के लिए। सो दैट लिंग्वा फ्रैंका इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। इस हिसाब से भारत को एक देश के रूप में जोड़ने के लिए इतनी प्लुरलिटी को रिस्पेक्ट करते हुए एक कॉमन भाषा की भी ज़रूरत पड़ती है। अब हमने हमारे देश में इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस ना हो जाए, क्योंकि स्टेट सेकुलर है, इस वजह से अब क्या किया है, नेशनल लैंग्वेज कोई डिक्लेयर ही नहीं करी है। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पर पाकिस्तान की है उर्दू। हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, हिंदी, इंग्लिश कोई नहीं है हमारी नेशनल लैंग्वेज। तो ऐसे में हमने क्या करा है, ये विंडो ओपन रखी है अभी। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की दो लैंग्वेज हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, और स्टेट लैंग्वेज, स्टेट में 3 लैंग्वेज फार्मूला वर्क करता है। वो भी डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, कोई स्टेट 2 लैंग्वेज फार्मूला ही फॉलो करते हैं, जैसे कि तमिलनाडु इंग्लिश प्लस तमिल, ये हिंदी नहीं स्कूलों में होती वहाँ पे। ये पंजाब में क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश। बंगाल में पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला। तो अपनी रीजनल लैंग्वेज प्लस 2 इंग्लिश प्लस हिंदी, ऐसा ही होता है ना सारे स्टेटों में। तो हमने इसको अपनाया ताकि हमारे देश में लैंग्वेज बेस्ड कल्चरल ग्रुप हमने आइडेंटिफाई किए, और कोई कल्चरल ग्रुप किसी दूसरे कल्चरल ग्रुप पर हावी ना हो जाए, कोई किसी को डोमिनेट ना करे, सेकुलर स्टेट का कैरेक्टर कहीं भंग ना हो जाए, इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। और देश जब उतना विकसित हो, देश खुद तय करे कि एक कॉमन लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। ऐसे में कई बार बयान आए हैं, हमारे देश के गृह मंत्री ने भी दिए हैं, कई बड़े आर्टिस्टों ने, गुरदास मान ने ये बयान दिया था तो उनकी बड़ी खिलाफत हुई बाद में, कि देश की एक कॉमन भाषा भी हो जो लोगों को जोड़ें, जो उसके लिए प्रमोट किया जाता है एक नाम हिंदी का।
इसको लेके देश में 1960 के दशक में बहुत आगजनी हुई, बहुत लोग जले, दंगे हुए, हड़तालें हुई, क्योंकि ये माना गया था जब संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया तो तब उसमें ये विचार रख दिया गया था कि आज से ठीक 15 साल बाद एक ही फिर ऑफिशियल लैंग्वेज होगी देश की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, दैट विल बी हिंदी। फिर इंग्लिश कंटिन्यू नहीं करेगी। लेकिन फिर इसको लेके दक्षिण के राज्यों ने विरोध किया, बहुत विरोध हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स आई। फिर 1963 के अराउंड हमें आकर के कानून बनाना पड़ा और उस कानून के बाद फिर ये तय किया गया कि हिंदी के साथ इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कंटिन्यू करेगी। तब जा कर के वो सारी हड़तालें, दंगे शांत हुए। तो इस तरह से एक नॉर्थ साउथ का डिवाइड भी है। नॉर्थ में ऐसा माना जाता है हिंदी डोमिनेंस, साउथ में ऐसा माना जाता है तमिल डोमिनेंस। एक हिंदी तमिल की लड़ाई भी है, ये भी एक प्रॉब्लम है। कल्चरल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि मेन बात यह है कि लैंग्वेज तक रुकती नहीं है। लैंग्वेज कल्चर का बेस बनती है, कल्चर कम्युनिटी का बेस बनता है, कम्युनिटी से सोसाइटी जन्म लेती है और सोसाइटी अपने लिए जो भी पॉलिटिकल अरेंजमेंट बना करती है वही उसकी एक तरह से पॉलिटिक्स, और उसी को आप कह सकते हैं द स्टेट, राज्य। तो ऐसे में इस लैंग्वेज का डोमिनेट होने दे देना, साउथ वाले देखते हैं कि नॉर्थ की लैंग्वेज डोमिनेट होगी तो मतलब नॉर्थ की पॉलिटिक्स इंडिया को डोमिनेट करेगी। मतलब जो इंडियन स्टेट है वो नॉर्दर्नर के द्वारा प्रभावित होगा, द हिंदी स्पीकर्स के द्वारा प्रभावित होगा। इंडियन कल्चर, एवरीथिंग विल बी इम्पैक्टेड बाय द हिंदी। सेम अगर साउथ की लैंग्वेज को हमने ऐसे प्लेस दे दिया तो फिर नॉर्थ वाले सोचते हैं कि साउथ जो है वो इंडिया को डोमिनेट करेगा। एक्चुअली हर ग्रुप इंडिया पे अपनी पूरी दावेदारी रखता है। शेयर करने की प्रॉब्लम है सबको कि शेयर नहीं करना है, अपनी ही संपूर्ण दावेदारी है। इस वजह से ऐसी समस्याएं आती हैं। पर अभी तक तो यही है कि हमारे देश की कोई एक ऐसी कॉमन, ऐसी लिंग्वा फ्रैंका सब में स्वीकार्य योग्य जो हो वो बन नहीं पाई है ना। कोशिशें हुई हैं और उन सब में अब तक अगर आप देखें तो हिंदी स्पोकन लैंग्वेज के रूप में तो फिर भी हिंदी लिंग्वा फ्रैंका जैसी दिखती है। लेकिन फिर जब मैं टेक्निकलिटी में आता हूँ तो ट्रूली कोई लिंग्वा फ्रैंका तभी लिंग्वा फ्रैंका के रूप में एक्सेप्ट की जा सकती है अगर वो एजुकेशन की नीड सर्व कर रही है, क्योंकि सोसाइटी में सबसे बड़ा सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में जो अंग है वो शिक्षा है। एजुकेशन का पर्पज़ कैसे सर्व हो रहा है देखिए तो ध्यान से समझिए। इंटरनेशनली जो भी डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में होती हैं हम इन्हें निगेट नहीं कर सकते, हम इन्हें नकार नहीं सकते। फिर दुनिया भर में शोध जिन मुल्कों में हो रहे हैं उन मुल्कों की संस्कृति किस भाषा पर खड़ी है हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब ध्यान से समझा जाए तो ग्लोबली कॉलोनियल पीरियड के दौरान जिन्होंने ग्लोबल डेवलपमेंट पैटर्न को कंट्रोल किया है मेनली अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूके एंड अमेरिका। क्योंकि पहले तो ये वैसे कंट्रोल करते रहे एज अ कॉलोनियल पावर। उसके बाद को वर्ल्ड वार के बाद, कोल्ड वार के दौरान भी यूएस अपनी सुपीरियरिटी स्थापित करता रहा और फिर उसके बाद जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में तब तो फिर यूएस की एक हेजेमनी इस्टेब्लिश हो गई। अब जिस मुल्क से साइंस पैदा हो रही है, वेपन नॉलेज पैदा हो रही है, टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, सारी नो डाउट रशिया उसे कम्पीट कर रहा है। बट वही कहानी है कि ओवरऑल ग्लोबली रशिया ने एज अ कॉलोनियल रूलर उतना कंट्रोल नहीं किया, बट ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन्स ने किया है। तो आप चले जाइए तमाम मुल्कों में, अफ्रीकन मुल्कों में चले जाइए, फिलीपींस चले जाइए, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे चले जाइए, तमाम जहाँ इंग्लिश है जो कॉमन लैंग्वेज है ना। पाकिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, इंग्लिश है। म्यांमार चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए। अब रशियंस कहाँ थे? यहाँ रशियन है नहीं यहाँ पे। और एक समय के बाद जब मिड ऑफ द 20th सेंचुरी 1950s के बाद दुनिया भर में ट्रेड एंड कॉमर्स जब बढ़ा, कनेक्टिविटी बढ़ी, मल्टीनेशनल कंपनीज जब बढ़नी शुरू हुई तो वो कहाँ पर जाकर के प्रोड्यूस करेंगी? जहाँ पर उन्हें वो लैंग्वेज ग्रुप्स मिल जाएं जिस लैंग्वेज में वो चीज़ें ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या कमांड देते हैं। मैनेजरियल एक्टिविटी तभी हो पाएंगी। तो उन्होंने उन्हीं दुनिया को प्रोडक्शन के लिए चुना। उन्होंने साउथ अफ्रीका चुना, उन्होंने इंडिया चुना, उन्होंने फिलीपींस चुना, उन्होंने बर्मा, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया के तमाम वो मुल्क चुने जिन मुल्कों में अंग्रेजी है।
हम कॉल सेंटर्स भी यहीं खोले, प्रोडक्शन सेंटर्स भी यहाँ पर बनाए। उसका बड़ा कारण यही है कि कमांड फॉलो हो सकती है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज से अफिनिटी रखते हैं, हमारे लॉज, कस्टम, मैनर समझ जाएंगे, कानूनी शब्द समझ जाएंगे, सब कुछ। तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान इन भाषाई समुदायों का विश्व भर पे जो पकड़ हुई वो, और मिड 20th सेंचुरी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जिसने लीड किया वो ये थे, ये एक बड़ा कारण। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जिन्होंने प्रोग्रेस किया, एग्रीकल्चर की फील्ड में जिन्होंने इनोवेशंस किए, वो ये एक बड़ा कारण था। तो दुनिया के तमाम जो मुल्क जो मिड 20th सेंचुरी में आज़ाद हुए, उन्हें ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैंकिंग सिस्टम, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, एग्रीकल्चरल नॉलेज, स्पेस साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब चाहिए था, ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी। तो एक नेचुरल नीड ही बन गई कि हमें उस लैंग्वेज के साथ अलाइन होना पड़ा, उसके साथ जाना पड़ा, क्योंकि जल्द विकसित हो सकते थे। वरना एक ओवरऑल एक नवी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज हम अपना लेते, एक नई लैंग्वेज में सारी टर्मिनोलॉजी, वोकैबुलरी, सारा शोध, साइंस एंड टेक एंड एवरीथिंग उसमें डेवलप करना, ये कई वर्ष और पीछे ले जाता, हमें बहुत मेहनत लगती, समय लगता, ये इतना आसान नहीं होता है। तो हमें जब वो रेडीमेडली अवेलेबल हुआ, हमने उसे ऑप्ट किया। हम इसलिए इतनी तेज़ी से आगे भी बढ़े, दुनिया के कई मुल्क इसी कारण से आगे बढ़े, तो इंग्लिश डोमिनेट करती गई। तो फिर भारत में जो फैक्ट्रियाँ लगी, इंडस्ट्रियाँ लगीं, भारत में सर्विस सेक्टर में जो जॉब आई, हमारे जो कंप्यूटर की लैंग्वेज हुई, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स बनने लगे, तो जब संभावनाएं ही जिस क्षेत्र में मिल रही हैं, उस क्षेत्र को डोमिनेट अंग्रेजी भाषा कर रही है, तो युवाओं ने भी उसी भाषा में शिक्षा लेनी शुरू करी। फिर शिक्षा मिल भी उसी भाषा में रही थी, क्योंकि जो रिसर्च एंड इनोवेशंस वहाँ हो रही थी वो उसी लैंग्वेज में आगे आ रही थी। और हमारे देश के लोगों को भी अगर फर्दर और रिसर्च इनोवेशन में और हायर एजुकेशन में जाना है, तो उन्हीं लैंग्वेजेस के वाया एनरोल करके उन मुल्कों में अपॉर्चुनिटी मिलनी थी ना। हमारे देश का बहुत अच्छा लड़का है, मतलब बहुत अच्छी लड़की है, दोनों ने बड़ी मेहनत करी है, बड़े अच्छे हैं, +2 तक ग्रेजुएशन बड़ी अच्छी, फर्दर रिसर्च करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कंट्री में, कहाँ जाएँ बताओ? अमेरिका जाएंगे कि नहीं? मान लो जब इसरो उतना काम नहीं कर रहा था और किसी को एस्ट्रोनॉट बनना था, कहाँ जाएगा बताओ? साइंस स्पेस की फील्ड में काम करना है, किधर जाएगा बताओ? नासा जाएगा कि नहीं? और वहाँ जाना है, कैसे काम करेगा बिना लैंग्वेज सीखे? तो लैंग्वेज सीखेगा ना। तो जब संभावनाएं ही वहाँ बन रही हैं और उनकी भाषा अंग्रेजी है और हमारी अफिनिटी है अंग्रेजी से, क्योंकि अंग्रेज यहाँ थे, तो नेचुरल हमारा एक पैटर्न भी उधर को ही बना कि उधर जाएंगे। आप देखिए ना, हमारे लोग यहाँ पर जब भी कुछ होता है, प्रॉब्लम होती है, कुछ खास मुल्कों की तरफ ही भागते हैं। क्यों वो चले जाते हैं? सेटलमेंट हो जाएगी ना वहाँ पे, लैंग्वेज आती है, हमें बोल बाल लेंगे। कितनी प्रॉब्लम है, जर्मनी क्यों नहीं जाते? कितनी प्रॉब्लम आती है? फिर प्रॉब्लम आती है क्योंकि अफिनिटी नहीं है उस लैंग्वेज से। तो ओवरऑल हमारा एजुकेशन सिस्टम मजबूर रहा कि उसे उस भाषा में खड़ा होना पड़ा। वो खड़ा हुआ, अलग अलग ब्रांचेज ऑफ स्टडीज़ उसमें विकसित हुई, जॉब सिनेरियो उन लैंग्वेजेस में आने लगा, तो उस लैंग्वेज को ज्वाइन करके लोग जॉब्स में जब ग्रो करने लगे, इसने सोसाइटी के माइंडसेट को डोमिनेट किया कि ये लैंग्वेज करके लाइफ बेटर होती है, ये लैंग्वेज बोलने वाला सुपीरियर जॉब्स पाता है, सुपीरियर जॉब्स पाने वाले की समाज में सुपीरियर स्टेटस होता है। तो ये लैंग्वेज सुपीरियरिटी से जाने लगी, फर्स्ट। दूसरा, ये लैंग्वेज सुपीरियर लोगों की थी जिन्होंने अब तक दुनिया पर राज कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, तो भी एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी हो गया। फिर देश में बहुत कम लोगों को ये लैंग्वेज आती थी, तो जो बोलता था वो एलीट काउंट होता था, इस वजह से ये सुपीरियर हो गया। तो देयर आर मैनी थिंग्स जिसने इस लैंग्वेज के साथ एक सेंस ऑफ क्लास ऐड कर दिया, द एलीट क्लास, द सुपीरियर क्लास। तो जब भी हम खुद को सोफिस्टिकेटेड या सुपीरियर या इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट शो करना चाहते, तो हम फटाफट किसी होटल में, किसी पब्लिक प्लेस में, ट्रेन में, फ्लाइट में अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते। इससे हमारी एक मानसिकता बन गई कि जो अंग्रेजी बोलता है वो ज्ञानवान व्यक्ति है, वो सुपीरियर है, एलीट सेगमेंट से आता है, और जो दूसरी भाषाएं बोलते हैं वो ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने विकसित नहीं हैं। इससे दूसरी भाषाएं धीरे धीरे पीछे की ओर ढकलती गई, हमने बोलनी घटा दी, हमें भूलनी भी लगी। तो धीरे धीरे ये बदलाव एक आया। तो ऐसे में आज अगर हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारे देश में हमारी लैंग्वेजेस को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता, इसका बहुत बड़ा कारण हम हैं समाज के रूप में। हम जब पहली बार होटल में रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं, या जब हम किसी मोबाइल शॉप में, किसी भी जगह पे, किसी काउंटर पे जाते हैं, या कहीं भी हमसे जब वो भारतीय ही हैं और उन्हें भारत की भाषा कोई ना कोई तो आती होगी, और जब वो हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जब बात करते हैं, वो अंग्रेजी में शुरू करते हैं। ये हमारी मानसिक दासता है
कि हम मजबूर महसूस करते हैं कि अब इसके सामने अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए, अपनी ईगो को सर्व करने के लिए हमें अंग्रेजी बोलनी है। अगर हम वहाँ पर रियलिटी में रहें और हम अपनी लैंग्वेज में बात करें, मतलब अपनी लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारी लैंग्वेज ही है। अगर हम ये कहें कि हमने अपनी वर्नैकुलर लैंग्वेज को ही बोलनी है तो हम बोल सकते हैं, वो अगला बंदा उस लैंग्वेज पे आ जाएगा। और जब आप लोग ये मांग पैदा करेंगे तो एम्प्लॉयर भी कोशिश करेगा कि जिस डोमिनेंट ग्रुप में उसने शॉप खोली है या होटल है, वो उस लैंग्वेज को प्रेफर करने वाले लोगों को भर्ती करे। उसका उदाहरण बता देता हूँ। आपने ये बदलाव मैकडॉनल्ड्स और KFC में देखा होगा। अब जब आप मैकडॉनल्ड्स और KFC के ड्राइव थ्रू में जाते हैं, वो आपको सत श्री अकाल जी बुलाते हैं। सुना है ना, आपने देखा ना, ये बदलाव नोटिस किया होगा। उसके बाद वो जब आपको सामान देते हैं, वो आपको कहते भी कि धन्यवाद जी, मुड़ के फिर आए हो। धीरे धीरे ये बदलाव हुए, अब तो फिर ये चीज़ हुई, लोगों ने मांग रखी होगी। तो ऐसे करके जब जनता समाज मांग रखेगा और समाज ये बताएगा कि पहले तो समाज ये मैसेज देगा कि ठीक है, वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज, सपोज इंग्लिश, तो इट इज़ ओके, वी नो दैट, बट वी आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल बिकॉज वर्नाकुलर लैंग्वेजेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड वी आर कंफर्टेबल विद दैट। तो हम वो बोल रहे हैं, एम्प्लॉयर्स भी उनको एम्प्लॉय को फिर ये सिखाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट वही कहानी है ना, मेरी एक बात समझो, हमारा देश आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को इंश्योर कराता है कि देश में कोई भी व्यक्ति कहीं से कहीं पर भी जा कर के नौकरी कर सकता है। और ऐसे में मान लीजिए कोई अदर नॉन पंजाबी स्टेट का लड़का लड़की उस आउटलेट में जॉब कर रहा है, सपोज़ करिए उसे आपकी वर्नैकुलर लैंग्वेज नहीं आती है, और सपोज़ कीजिए आपको उसकी वर्नैकुलर लैंग्वेज नहीं आती है, तो उपचारा क्या बचता है, एक ही कॉमन लिंग्वा फ्रैंका बचती है, फिर इंग्लिश। तो ये एक चीज़ हो जाती है। तो बड़ा मतलब कि बहुत कठिन है ये। बड़ा आसान है ये कहना कि वो एम्प्लॉयर ऐसा करे कि उस लड़के को लड़की को बैक एंड पे रख ले, फिर पब्लिक डीलिंग में ना रखे। बट देखने की ज़रूरत है कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सिर्फ पॉपुलर डिमांड ही वर्क नहीं करती, और एम्प्लॉयर को स्किल सेट भी तो देखना है। हो सकता है ना पब्लिक डीलिंग में उसका स्किल सेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो काउंटर हैंडल बहुत ज़बरदस्त करता है, ऐसे में वो कैसे इग्नोर कर दे एम्प्लॉयर। फिर उसका राइट भी है, वो एंटाइटल्ड है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत वो किसी को भी कहीं आने जाने से हम रोक नहीं सकते, सेटल होने से रोक नहीं सकते, और एक लैंग्वेज बैरियर बना करके मतलब हम उसको रोक भी नहीं सकते कि तुम इस काउंटर पे जॉब नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये कहानी है। बाकी हाँ, हर राज्य को स्वतंत्रता है कि वो अपने प्रशासनिक अधिकारियों का चुनाव, अपने यहाँ पर सरकारी नौकरियों में जो चुनाव करे, अपनी क्षेत्र की भाषा को ध्यान में रखते हुए। इसलिए पंजाब में आप रहते हो तो पंजाब एक लिंग्विस्टिक स्टेट है, इसकी वजह से 10th में पंजाबी होना जरूरी है। तो जो पंजाबी लैंग्वेज सीख, तो जैसे विदेश जाने के लिए IELTS करना जरूरी है, ऐसे ही बिहार, यूपी, हरियाणा, हिमाचल वाले को पंजाब में जॉब करने के लिए पंजाबी करना जरूरी है 10वीं में। सिंपल सी कहानी है, तो कोई सेंस ऑफ सुपीरियरिटी नहीं है ये, ओके। बट वो करते हुए भी फिर इस बात का भी ध्यान रखना है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आप IT में रिक्रूट हो जाते हो, आप हीरो ग्रुप में रिक्रूट हो गए, होंडा में रिक्रूट हो गए, या फिर किसी, वो तो ऐसी लैंग्वेज फाउंडेशन नहीं लगा रहे हैं आप पे, सोचिए, वो ऐसी कोई लैंग्वेज फाउंडेशन नहीं लगा रहे कि आपको साउथ में हमारी कंपनी है तो आपको तमिल आनी चाहिए, कन्नड़ आनी चाहिए, ऐसा नहीं। क्योंकि उनको पता है कि क्लाइंट कौन है, हमारा क्लाइंट बेस कौन है, फॉरेन, एंड दैट इज़ डोमिनेंटली इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज़, है ना। और दूसरी बात, बनाना भी क्या, हमें सॉफ्टवेयर बनाने हैं, उसके लिए कोडिंग आनी चाहिए, लैंग्वेज, उसके लिए स्किल सेट कंप्यूटर्स का होना चाहिए। वो कैंडिडेट्स को आ रहे थे, वो रिक्रूट कर रहे हैं, और कैंडिडेट्स वहाँ जाके रह रहे हैं तो राशन पानी खरीदने के लिए, ऑटो रिक्शा करने के लिए एक कॉस्मोपॉलिटन से कल्चर बना हुआ है वहाँ पे, तो वो सभी इंग्लिश बोल रहे हैं। इतनी कि इंग्लिश रिक्शा वाले, ऑटो वाले भी बोल रहे हैं, वो भी बोलने लग गए। तो मनुष्य अपने विकास के लिए, अपने लिए एक बेटर ग्रुप क्रिएट करने के लिए ऑलवेज नेचुरल मैनर में एक लिंग्वा फ्रैंका पैदा करता है। अगर हो पहले से तो अच्छा है, वो उसमें अडेप्ट होता है, नहीं तो पैदा कर लेता है। लिंग्वा फ्रैंका, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई राज शासन नहीं है तो फिर लिंग्वा फ्रैंका कंपेल की हुई या डोमिनेट की हुई नहीं होती है, वो नीड से पैदा होती है, ज़्यादातर वो ज़रूरतों से पैदा होती है, और हर बार वो बुरी हो ज़रूरी नहीं है, वो किन्हीं लैंग्वेजेस की आइडेंटिटी को सप्रेस कर रही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को जॉब अपॉर्चुनिटी दे रही है। इस तरह से वो लिंग्विस्टिक ग्रुप जिंदा रहेंगे तो कल्चर को बचाएंगे, विकसित होंगे, प्रगति करेंगे तो ही अपना संस्कृति भी बचाएंगे। प्रगति नहीं करेंगे, विकसित ही नहीं होंगे, और तो फिर भी तो क्या प्रगति होगी, फिर बताइए क्या होगा। फिर उनका स्थान, उनकी ज़मीनें विकसित ही नहीं होंगी। मान लीजिए खाद बेहतर नहीं, अच्छी दवाइयाँ नहीं, खेती बाड़ी उजड़ गई, फिर भी तो अपने स्थान से विस्थापित हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, कहीं उखड़ के जाना पड़ेगा, फिर कैंपों में रहना पड़ेगा, एड की मदद पे चलना पड़ेगा, फिर भी कल्चर कैसे बचा लोगे। बहुत कुछ है इसमें, मतलब ये डिबेट बहुत बड़ी है।
लेकिन मोटा माटी कहानी इतनी है कि भारत की जब एक वो पोजीशन ग्लोबली बनेगी, हम जब ग्लोबल डेवलपमेंट पैटर्न्स को लीड करने लगेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ से एमिनेट होने लगेगी दूसरी साइड पे, स्पेस साइंस भारत से जाने लगेगी दुनिया भर को, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे इनोवेशंस को लोग हमसे लीड लेने लगेंगे, हमारे पीछे आने लगेंगे। मोबाइल, रेयर अर्थ मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हम बनाने लगेंगे। और ऐसे में अगर हम इतना कर अपनी लैंग्वेज के बेस को एनरिच कर गए कि हमारी लैंग्वेज ही इन सब रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट की नीड को फुलफिल कर पा रही, नेचुरली कम्युनिटीज विल अलाइन विद आवर लैंग्वेज, वो सीखेंगे, वो लेंगे हमारी चीज़ें, है ना। बट इट विल टेक टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल टेक टाइम, सेकेंड इट विल टेक एफर्ट्स, कि किसी को सोचना पड़ेगा इस तरफ। अदरवाइज सोसाइटी क्या करती है कि जिधर जैसी इन्वेस्टमेंट हो रखी है उसके हिसाब से चले, और इंग्लिश में काफ़ी हो रखी है, डेवलपमेंट काफ़ी हो रखी है, सब चीज़ें बन रखी हैं, डॉक्यूमेंट्स हो रखे हैं पीएचडी के तैयार, सनॉप्सिस बने हुए हैं, है ना, थीसिस लिखी हुई हैं पहले से, चीज़ें सब तैयार हुई पड़ी हैं। तो वो कहते हैं फिर एक डेवलपिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, आउट ऑफ द क्यू भी नहीं जा सकते किसी चीज़ के पीछे। तो इस वजह से कहते हैं जैसे चल रहा है फ़िलहाल चलने, तो ये कहानी है। तो ऐसे में मेरा मानना यही है कि भाषाओं को हमें इस रूप में लेना चाहिए कि हमारी संस्कृति के रूप में हमारी मातृभाषा ज़रूरी होती है। ये गवर्नमेंट को एक लेवल पे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट सिर्फ उन लोगों से है जो कैबिनेट में है। नो, गवर्नमेंट एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट का कंपोज करती है द पीपल। ये बात हमेशा ज़िंदगी में लिख लेना। सरकार का एक बड़ा अंग हम होते हैं, जनता होती है। हम चलते हैं सामाजिक संस्थाओं से, द सोशल इंस्टीट्यूशन। सो इट इज़ द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द मासेस, विद द पीपल, कि अपने स्तर पर वो अपनी संस्कृतियों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें। हमें हमारी मातृभाषाओं में पारंगत होना चाहिए, हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में, ऐसा मैं मानता हूँ। संस्कृतियों के विकास के लिए ये ज़रूरी है। संस्कार, रीति रिवाज, आपसी मेल जोल, अपना लिटरेचर, कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कम्युनिटीज़ को कौन डेवलपमेंट दे सकता है, एज अ नेशन हम किसकी वजह से ग्रो हो सकते हैं, उसके लिए अगर हमें कोई कॉमन लैंग्वेजेस मिल रही हैं, हमें वो अपनानी चाहिए, हमें वो अपनानी चाहिए। मैं ऐसा एटीट्यूड रखता हूँ। ये मेरी निजी राय हो सकती है। मेरे घर परिवार, हमारी कम्युनिटी, हमारे रिचुअल्स, हमारे सारे ट्रेडिशंस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पंजाबी लैंग्वेज हमारे लिए अभिन्न अंग है। तो मैं बहुत कट्टरता से उसकी इन एरियाज़ में पालना करता हूँ। पर जब मैं बात करता हूँ बड़े स्तर पर शिक्षा की, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से जुड़ने की, देश भर के अलग अलग छात्रों से जुड़ने की, पढ़ाई की, शोध की, अपने राष्ट्र के विकास को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय विकास को देखते हुए, फिर जो भाषाएं वहाँ मुझे ज़्यादा कॉमन और कंफर्ट लगती हैं तो उनको अपनाते हैं। दैट्स ऑल, इतनी सी कहानी है। तो मुझे लगता है लैंग्वेजेस के अलग अलग पर्पसेस होते हैं। जब जो लैंग्वेज क्वालिफाई होके इस लेवल पे आ जाएगी तो फिर तो उसको अपनाएंगे। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए बता दूं, जैसे सपोज़ कीजिए कि हिंदी, मेरे लैंग्वेजेस में हिंदी डोमिनेट होती है प्लस इंग्लिश। अब मान लीजिए कि मैं हिंदी में लैंग्वेजेस में लेक्चर दे रहा हूँ, ये गलत कब होगा? ये तब गलत होगा कि मैं एक तरफ तो लोगों को ये बता रहा हूँ कि राष्ट्र के स्तर पर लेक्चर स्वीकारे जाएं और मैं राष्ट्र स्तर भर के बच्चों की ज़रूरतें पूरी करूँ। हालांकि नॉन हिंदी स्पीकर में लेक्चर नहीं समझ पा रहे होंगे, ये बात है, पर राष्ट्र के स्तर पर समझ आएँ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्व हों और ज्ञान जो है ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए। और मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज से जो ज़्यादा समझ आ रहा है वो मान लो एक लैंग्वेज से आ रहा है, दैट इज़ हिंदी, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक तरफ तो ये कहानी है, लेकिन फिर मैं अपने घर परिवार के स्तर पर भी, अपनी कम्युनिटी में, रिश्तेदारी में, हर जगह पर फिर मैं इसका प्रयोग करने लग जाऊँ तो देखो ये फिर किसी एक लैंग्वेज के साथ धोखा है, ये गलत है। मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। मैं अपनी निजी ज़िंदगी में, अपने परिवार में, मेरे भांजे, भतीजे, बच्चे, सब में मैं बहुत जमकर, बहुत विगरसली पंजाबी को सपोर्ट करता हूँ, प्रमोट करता हूँ, क्योंकि हमारे संस्कारों के लिए, हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे गुरुओं की जो शिक्षा है, हमारा जो इतिहास है, वो पंजाबी के बिना मुझे लगता है समझा नहीं जा सकता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। हमारे खाने, कितने शब्द हैं जो हमारे, अब जैसे अब हिंदी में आप कहेंगे गुनगुना पानी चाहिए, है ना, तो अगर मैं अपने बच्चों को ये सिखा रहा हूँ कि बेटा हल्का सुसुम पानी या हल्का गुनगुना पानी, ठीक है, ये सही है, गलत नहीं है, ल्यूक वार्म वाटर, इट्स नॉट रॉन्ग। बट पंजाबी में ये कोसा है कि कोसा पानी लिया। देखिए, अगर मैं ये ना करूँगा तो मेरे शब्द गुम जाएंगे, मेरी भाषा के शब्द ख़त्म हो जाएंगे, धीरे धीरे मेरे बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना है। तो एक दिन गरम गरम पानी से फिर गरम गरम ही होता जाएगा, फिर कोसा ख़त्म हो जाएगा। पानी से पानी
गर्म कोसा पानी, हम पानी नहीं कहते, हम पानी कहते हैं, तो पानी शब्द गुम हो जाएगा। पानी शब्द मुंह से गया बच्चे के तो अड़ाना भी गया लिपि से, लिखना भी गया वो, कोसा लिखना भी गया वो। तो ये ऐसे करके हमारी लगा मात्राएं, हमारे सारे शब्द, वर्णमाला सब लुप्त हो जाएगी। फिर एक थ्रेट आएगा, एक कम्युनिटी को अपने संस्कार, अपने ग्रंथ, अपनी शिक्षा, गुरुओं की इतिहास लुप्त होता दिखेगा। तब ये वॉर ऑफ लैंग्वेज हो जाता है, तब लड़ाई एग्जिस्टेंस की आती है। मैं ऐसी लड़ाई कभी लड़ना नहीं चाहता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने देश से, मेरा देश मेरा है, इसलिए मैं कट्टरता को कभी प्राप्ति नहीं होना चाहता। मैं लोगों को भी कहता हूँ मत। उसका तरीका ही ये है कि हम सिर्फ एक बॉडी के रूप में नहीं होते। मैं एक शिक्षक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सर्व कर रहा हूँ, ये मेरा एक रोल है। मैं अपने परिवार के सदस्य के रूप में अपने परिवार और अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी को सर्व कर रहा हूँ, ये भी एक वर्जन है। मैं अपने रिलीजन के फॉलोअर के रूप में, अनुयायी के रूप में अपने रिलीजन के साथ जुड़ा हूँ, ये भी एक मेरा वर्जन है। तो हम एक वर्जन के रूप में कई वर्जन्स में होते हैं, और हर वर्जन को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास खुशी है होनी चाहिए कि प्लूरलिज्म है, प्लेथोरा ऑफ टूल्स हैं। तो मेरे इन सारे वर्जन्स के लिए मेरी मातृभाषा है पंजाबी, है ना, और मेरे राष्ट्रीय वर्जन के लिए मैं ज़रूरत पड़ हिंदी बोल लेता हूँ, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ जब ज़रूरत पड़ती है। कोई नॉन हिंदी स्पीकर मिलता है, 1 सेकंड में समझ जाते तो इंग्लिश बोलते हैं, और दिख रहा है कि हिंदी स्पीकर है फिर भी इंग्लिश बोल रहा है, हीरोगिरी, ईगो, चुप करके हम हिंदी बोलते रहते हैं। दैट्स ऑल, दिस इज़ द वे। इससे लैंग्वेजेस भी लुप्त नहीं होंगी, चीज़ों को नुकसान भी नहीं होगा, समस्याएँ भी नहीं आएंगी, और इस तरह से आपके लैंग्वेज ग्रुप्स भी बने रहेंगे। उन लैंग्वेजेस में और एनरिचमेंट होती रहेगी, शोध होता रहेगा, और इन लैंग्वेजेस में अगर कोई ऐसे आर्टिस्ट आते हैं, वो ऐसी इनोवेशंस करते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं जिसे समझना ही इसी लैंग्वेज में ज़रूरी है, ये लैंग्वेज राष्ट्र के स्तर पर बहुत बड़ी होने लग जाएगी, देश के स्तर पर बड़ी होने लग जाएगी। एक दिन ये बहुत बड़ा स्थान ले जाएगी, तब भी मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा। ऐसा है, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। ओके, तो हमें लैंग्वेज के पॉइंट को इस रूप में लेना है। हम पंजाब में रहते हैं, तो आप देख सकती हैं सभी साइन बोर्ड में ऊपर पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश है। मैं तीनों ही लैंग्वेज को बहुत सम्मान देता हूँ, सर्वमान्य है वो तीनों ही, हमारी कंप्लीट आइडेंटिटी के लिए हैं तीनों। कभी नोटिस करना, इंडिया का आइडिया देखिए कितना सुंदर है, साइन बोर्ड पे ही दिख जाता है, द कंप्लीट आइडेंटिटी। इंडियन कौन है, इंडियन कैसा है, एक इंडियन रीजनल भी है, मतलब उसकी जड़ें, उसकी रूट्स, उसकी कम्युनिटी, उसकी रियल आइडेंटिटी। एक इंडियन नेशनल भी है, किस आइडेंटिटी की तरफ जाना है, इंडिया क्या बनाना है, हमें क्या अचीव करना है। एक इंडियन ग्लोबल भी तो है, ग्लोबल हुए बिना कैसे चल लेंगे। हमारी तो मतलब लैंग्वेज फार्मूला ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ओर दिखा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। वी हैव मैनी आइडेंटिटीज़। जब कोई आदमी स्टैंडर्डाइज करना चाहता है, वो वर्गलाता है आपको, वो गलत है, मैं उसकी खिलाफत करता हूँ। हाँ, मैं इसकी चीज़ की भी, अगर ऐसा है कि मान लीजिए पंजाब की बात है, कई लोग ऐसा करते हैं, जैसे ऊपर इंग्लिश लिखी है या हिंदी लिखी है, नीचे पंजाबी लिखी है, तो उसको काले रंग से पोत देते हैं। या मान ली पंजाबी है, इंग्लिश हिंदी को पोत दिया काले रंग से, सिर्फ पंजाबी रहने दी। मैं ये मानता हूँ कि आवाज़, लोकतंत्र है हमारा, लोकतंत्र है, एक जेन्युइन मैनर में लंबे समय तक थोड़ा इस बातों को लेकर आवाज़ उठाएं। पंजाबी ऊपर नहीं है, पंजाबी लेके आएँ, ऊपर पंजाबी लेकर के आएँ, और बाकी दोनों लैंग्वेजेस भी रहने दे। पोतना नहीं चाहिए, काला नहीं करना चाहिए। और प्रशासन नहीं सुन रहा है, चालाकी कर रहा है, कैंपेन करिए, हल हो जाएगा मसला, दैट्स ऑल। तो पंजाबी ऊपर लिखी है, फिर हिंदी इंग्लिश लिखी है, फिर क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दैट, इट इज़ अ करेक्ट वे। ओके, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। ठीक, डाउट क्लियर, चलो गुड, थैंक यू, क्लोज करो इसको।